दोस्तों नमस्कार। जरा एक बात सोचिए, एक ऐसा फंड जिसके नाम में ही केयर लिखा है, यानी देखभाल, यानी परवाह, यानी जब कोई मुश्किल में हो तो उसका हाथ थामने वाला। उसी फंड के खाते में 8,500 करोड़ रुपए पड़े हैं, बैंक की एफडी में जमा है, हर साल 500 करोड़ रुपए के करीब ब्याज कमा रहे हैं और पूरे 12 महीने में इस विशाल राशि में से खर्च कितना हुआ? सिर्फ 88 लाख रुपए। जी हाँ, 1 करोड़ भी नहीं। और उसमें भी 451 रुपए तो बैंक और एसएमएस चार्ज के वो अलग। अब गणित लगाइए, 8,451 करोड़ में से 88 लाख यानी कि कुल जमा राशि का 0.01%। यानी अगर आपके पास 1 लाख रुपए हों तो आपने एक साल में सिर्फ 10 रुपए खर्च किए हों। सेठों के बच्चे भी इतनी कंजूसी नहीं करते हैं। और ये कोई सामान्य फंड नहीं है दोस्तों, ये वो फंड है जिसे कोविड की महामारी के वक्त बनाया गया था, आम जनता की तकलीफ के नाम पर बनाया गया था, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह से पैसे कटवा करके भरा गया था, बड़ी बड़ी कंपनियों से चंदा लिया गया था। और आज उसी फंड की हालत यह है कि 3,383 अनाथ बच्चों तक भी वादा किया गया 20,000 रुपए सालाना नहीं पहुंच पा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम पीएम केयर्स फंड की उसी नई ऑडिट रिपोर्ट पर बात करेंगे जो 17 अगस्त 2026 को सामने आई है और जिसने पूरे देश के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो पहले वो पुरानी कहानी याद कीजिए। 2014 के चुनाव में जो नारा सबसे तेज बजा था वो ये था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। ये भी कहा गया था कि विदेशी बैंकों में जो काला धन जमा है वो सारा पैसा देश में वापस लाया जाएगा और सिर्फ स्विस बैंक का पैसा वापस आएगा तो हर भारतीयों के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। 12 साल बीत चुके हैं, न काला धन आया, न 15 लाख रुपए आए। और भ्रष्टाचार का तो हाल ये है कि खुद बड़े पत्रकार अनुराग द्वारी जी ने इंदौर की 40 करोड़ की नई नकोर बनी सड़क का वीडियो दिखाया, जहां गाड़ी चलते चलते अचानक सड़क के नीचे का मेन होल फट पड़ता है और सीवर का पानी बाहर आना शुरू हो जाता है। भाई, सड़क अभी बनी है, अभी पेंट सूखा भी नहीं है, अभी उद्घाटन का रिबन ठीक से हटा भी नहीं है और उसके नीचे का सीवर पहले ही फूट पड़ा। ये तो एक उदाहरण है, ऐसे हजार उदाहरण हर शहर हर गांव में पड़े हैं। लेकिन आज हम बात नहीं कर रहे उन सड़कों की, आज हम बात कर रहे हैं उस फंड की जो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर बैठा है, जिसका नाम प्रधानमंत्री के केयर के साथ जुड़ा है और जिसका असली इस्तेमाल आज तक किसी को समझ ही नहीं आया। तो पीएम केयर्स फंड की पूरी कहानी समझिए। मार्च 2020 कोविड की महामारी शुरू हुई, लोग मर रहे थे, अस्पताल भरे गए थे, ऑक्सीजन की कमी थी, चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम मची हुई थी। ठीक इसी वक्त सरकार ने एक नया फंड बनाया, नाम रखा प्रधानमंत्री सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, यानी कि पीएम केयर्स। यहाँ पहला सवाल ये उठा कि जब आज़ादी के तुरंत बाद से ही एक फंड मौजूद था, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष यानी कि PMNRF, जो बाकायदा सरकारी फंड था, जिसका CAG ऑडिट होता था, जिसका RTI से जवाब देना पड़ता था, तो फिर एक नया फंड बनाने की ज़रूरत क्या थी? पुराने फंड को ही मजबूत किया जा सकता था, लेकिन नहीं, नया फंड बनाया गया और सारे रास्ते नए फंड की तरफ मोड़ दिए गए। पहले 5 दिन में ही 3,076 करोड़ रुपए आ गए। सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में से एक दिन का वेतन काट लिया गया। बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपनी CSR की रकम इसमें डाल दी, कॉरपोरेट ने खुले हाथ से पैसा दिया। तब कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था, लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब लोगों ने RTI लगा करके पूछना शुरू किया कि भाई ये पैसा कहाँ से आया, किसने दिया, कितना दिया और खर्च कहाँ हो रहा है। सरकार का जवाब आया, ये तो प्राइवेट फंड है, इसका जवाब देने की सरकार की कोई बाध्यता नहीं है, इस पर RTI लागू नहीं होती। यहाँ तक कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा और मांग की गई कि इस फंड का पैसा NDRF यानी कि नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाए ताकि CAG का ऑडिट हो सके, तब भी केंद्र सरकार अड़ गई कि नहीं, ट्रांसफ़र नहीं होगा। सोचिए, अगर ये सचमुच प्राइवेट फंड है तो सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह से पैसा क्यों कटा? अगर प्राइवेट फंड है तो इसके ट्रस्ट में प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री ये सब क्यों बैठे हैं? अगर प्राइवेट फंड है तो इसके रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट पर सचिव, सेक्रेटरी, डायरेक्टर, अपर सचिव और सेक्शन ऑफिसर जैसे सरकारी अधिकारी हस्ताक्षर क्यों करते हैं? ये सवाल राजीव पारोलेकर जी जैसे विश्लेषक ने बहुत जोरदार तरीके से उठाया और अब तक इनका कोई जवाब नहीं मिला। पर सबसे बड़ी हैरानी की बात तो अब सुनिए। जो ऑडिट रिपोर्ट 17 अगस्त 2026 को जारी हुई है, उसे साइन किया है 6 और 7 अगस्त 26 को, यानी वित्त वर्ष 24-25 खत्म होने के लगभग 16 महीने बाद।
सामान्यतः किसी भी संस्था का ऑडिट अगले वित्त वर्ष के 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो देरी ही देरी है। और जब ऑडिट सामने आया तो उसमें भी बड़ी अजीब बात है। इस बार यूडीआईएन नंबर नदारत है, यानी जो नंबर हर चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपने साइन के साथ देना होता है वो इस बार नहीं दिया गया है। पहले के दस्तावेजों पर सिग्नेचर की जगह सिर्फ साइन लिखा हुआ था, लेकिन उन पर यूडीआईएन था। नए दस्तावेजों पर यूडीआईएन क्यों नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं है। और सबसे मज़ेदार बात, इस पूरे फंड का ऑडिट सीएजी नहीं करता, यानी वो सरकारी ऑडिटर जो सरकार के हर पैसे का हिसाब रखता है, उसे इस फंड के पास भटकने भी नहीं दिया जाता। ऑडिट करती है मुंबई की एक प्राइवेट सीए फर्म केकेसी एंड एसोसिएट एलएलपी, यानी जिस फंड का पैसा जनता का है, सरकारी कर्मचारियों का है, बड़ी कंपनियों का है, उसका हिसाब सरकारी ऑडिटर नहीं देखेंगे, एक निजी सीए फर्म देखेगी, और उसकी रिपोर्ट भी 16 महीने की देरी से आएगी। ये कैसी पारदर्शिता शासन में है भाई। अगर आंकड़ों पर नजर डालिए, दिमाग घूम जाएगा। 8,500 करोड़ के इस विशाल फंड में से लगभग 93% यानी कि 7,886 करोड़ रुपए अनुसूचित बैंकों की एफडी में जमा है। बाकी 605 करोड़ सेविंग अकाउंट में पड़े हैं। इस साल इस फंड ने कुल 475 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज कमाया है, यानी ब्याज ही खुद डोनेशन से लगभग बराबर आ गया। क्योंकि इस साल घरेलू चंदा 30% गिर करके सिर्फ 479 करोड़ रह गया, और विदेशी चंदा 18% गिर करके सिर्फ 92 लाख रह गया। ये विदेशी चंदा 2019-20 के बाद अपने सबसे निचले स्तर पर है, यानी अब दुनिया भर के दानदाता भी शक करने लगे हैं कि हमारा पैसा जा कहाँ रहा है। घरेलू चंदा भी लगातार गिर रहा है। कोविड के पीक वक्त 7,000 करोड़ के आसपास चंदा आया था, फिर 1,900, फिर 912, फिर 682 और अब 479, यानी जनता का भरोसा टूट रहा है और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब सबसे मार्मिक हिस्सा सुनिए। जब पीएम केयर्स फंड बना था तब वादा किया गया था कि जो बच्चे कोविड में अपने माता पिता खो देंगे उन्हें पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रंस योजना के तहत सहायता मिलेगी। हर बच्चे को पढ़ाई के लिए हर साल 20,000 रुपये मिलेंगे। 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद 10 लाख रुपए की एफडी मिलेगी। स्कूल की फीस माफ़ होगी। स्वास्थ्य बीमा मिलेगी। सुनने में तो बहुत खूबसूरत लगा। ट्विटर पर पीएम मोदी जी की तस्वीरें, बच्चों की भावनाओं का हवाला, प्रधानमंत्री का अभिभावक बनना, लेकिन असली गणित देखिए। इस योजना में सरकार ने खुद बताया कि 3,383 बच्चे लाभार्थी हैं और इस साल कुल खर्च हुआ 88 लाख रुपए। अब 88 लाख को 3,383 से भाग दीजिए, हर बच्चे के हिस्से में आते हैं सिर्फ 2,596 रुपये। पूरे साल में 2,596 रुपये, यानी कि महीने के 216 रुपये, यानी दिन का 7 रुपये। सोचिए दोस्तों, एक अनाथ बच्चे के लिए दिन के 7 रुपये, इसमें उसे क्या मिलेगा? एक समोसा भी नहीं आएगा। और वादा था 20,000 रुपये सालाना, यानी वादे का 10% भी नहीं मिल रहा है। ऊपर से ये मान भी लें कि पूरे 88 लाख सिर्फ बच्चों को ही दे दिए गए हैं, जबकि हकीकत ये है कि इनमें बैंक चार्ज, प्रशासनिक खर्च वगैरह वगैरह भी शामिल है। तो हो सकता है कि इन 30,383 बच्चों में से भी कुछ ही बच्चे तक पैसे पहुंचा हो। बाकी अनाथ बच्चे न जाने किस हाल में जी रहे होंगे। सरकार को क्या फ़र्क पड़ता है? फंड की एफडी बढ़ रही है, ब्याज आ रहा है, यही तो असली उपलब्धि है। पिछले साल भी यही खर्च 15 करोड़ 60 लाख था, इस बार गिर कर के 88 लाख हो गया है, यानी 90% की कमी। बच्चों पर खर्च कम, ब्याज पर कमाई ज़्यादा। ये कैसा पीएम केयर्स है? ये तो पीएम अनर्स होना चाहिए। दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा आयाम एनडीआरएफ का भी है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, जिसका मकसद है कि जब किसी राज्य में आपदा आए, बाढ़ आए, तूफान आए, भूकंप आए, तो केंद्र सरकार तुरंत पैसा राज्य को देगी। सीएजी की एक रिपोर्ट के मुताबिक एनडीआरएफ के तहत 11,474 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे, लेकिन राज्यों को मिले सिर्फ 5,356 करोड़, यानी कि आधे से भी कम। अब सोचिए, एक तरफ एनडीआरएफ के हजारों करोड़ राज्यों तक नहीं पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ पीएम केयर्स फंड में 8,500 करोड़ एफडी में पड़े हैं। और आज देश देखिए, असम में भयानक बाढ़ आई हुई है, हजारों घर डूब चुके हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, और असम में तो डबल इंजन की सरकार है, लेकिन क्या असम को पीएम केयर्स से 1 रुपया मिला? खबर नहीं है।
इसके पहले हिमाचल प्रदेश में भयानक तबाही हुई थी, नदियों ने रास्ते बदल दिए थे, खड़े खड़े घर बह गए थे, पूरा हिमाचल तहस नहस हो गया था। लेकिन उस वक्त हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी तो पैसा देने में कंजूसी की गई। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कई बार गुहार लगाई, कहा कि हमें जितनी राहत चाहिए थी उसका अंश भी नहीं मिला। केरल में लगभग हर साल बाढ़ आती है, कर्नाटक में भूस्खलन होता है, तमिलनाडु में चक्रवात आते हैं। ये सारे राज्य कहते हैं हमें केंद्र से पैसा नहीं मिल रहा है। तो सवाल सीधा है, अगर पीएम केयर्स फंड आपात स्थिति और परेशानी के लिए बना है तो ये आपात स्थितियाँ क्या है? क्या असम की बाढ़ आपात स्थिति नहीं है? क्या हिमाचल की तबाही आपात स्थिति नहीं है? क्या केरल की बाढ़ आपात स्थिति नहीं है? तो फिर ये पैसा किस आपात स्थिति के लिए संभाल करके रखा जा रहा है? किसकी आपात स्थिति के लिए? इसका जवाब कोई नहीं देता है। और अब एक और चौंकाने वाली बात है, इस साल की रिपोर्ट में एक एंट्री है 324 करोड़ रुपए। विवरण लिखा है कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज से रिफंड, यानी कि जो पैसा पहले किसी को दिया गया था वो वापस आ गया। लेकिन कौन सी एजेंसी थी, कब पैसा दिया गया, क्यों वापस हुआ, इसका कोई ब्यौरा नहीं। यानी ना पैसा जाने का पता है, ना पैसा वापस आने का पता है। सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने ट्वीट करके पूछा है कि 324 करोड़ किसने वापस किए, किस काम के लिए दिए गए थे? कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने साफ कहा कि केवल 0.01% पैसा इस्तेमाल हुआ है, जबकि पूरे देश में आपदाएं बर्बादी मचा रही हैं। हजारों लोगों को राहत की ज़रूरत है, 8,500 करोड़ बेकार पड़े हैं और नाम इसका पीएम केयर्स है। हार्डली केयर्स कहना चाहिए। दोस्तों, यहाँ एक बड़ी थ्योरी भी है जो अब तेजी से घूम रही है। कहा जा रहा है कि ये फंड सिर्फ मुसीबत के लिए नहीं रखा जा रहा है, ये फंड शायद किसी और मकसद के लिए संभाल करके रखा जा रहा है। सोचिए, अगर कल को नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहते हैं, अगर सरकार बदल जाती है, तो क्या ये फंड नई सरकार के कंट्रोल में आएगा? सरकार का तो पहले से ही यही तर्क है कि ये प्राइवेट फंड है, प्राइवेट ट्रस्ट है। तो क्या ये फंड मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी और निर्मला सीतारमण जी के पास ही रहेगा? क्या इसका इस्तेमाल फिर बीजेपी के चुनाव में हो सकता है? क्या इसका इस्तेमाल विधायकों और सांसदों की खरीद फरोख्त में हो सकता है? क्या इसका इस्तेमाल बीजेपी और आरएसएस के दफ्तर बनाने में हो सकता है? ये सारे सवाल अब खुले तौर पर उठाए जा रहे हैं। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला घोटाला हम पहले देख चुके हैं, जहां बड़े बड़े उद्योगपतियों ने बॉन्ड खरीद करके सत्ताधारी दल को चंदा दिया, फिर उन्हें बड़े ठेके मिले, फिर उन पर ईडी के छापे बंद हो गए, वो पैटर्न पीएम केयर फंड में भी दोहराया गया हो सकता है। साफ बात है, जब पारदर्शिता नहीं होगी, जब सीएजी ऑडिट नहीं होगा, जब आरटीआई से जवाब नहीं मिलेगा, जब संसद में सांसद सवाल नहीं पूछ पाएंगे, तो शक तो होगा ही। और शक की गुंजाइश खुद सरकार ने पैदा की है अपनी चालबाजियों से, अपनी टाल मटोल से, अपनी गोपनीयता से। यहाँ थोड़ा और गहराई में जाएं तो एक और सच सामने आता है। पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने लोकसभा सचिवालय को साफ लिख दिया है कि पीएम केयर्स फंड से जुड़े सवाल संसद में नहीं लिए जा सकते हैं। सोचिए, संसद में जो देश की सर्वोच्च विधायिक संस्था है, वहाँ भी इस फंड के बारे में सांसद सवाल नहीं पूछ सकते, तो फिर कौन पूछेगा? सुप्रीम कोर्ट को भी कहा गया है कि आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते, आरटीआई को कहा गया है कि आप लागू नहीं होती, सीएजी को कहा गया है कि आपका ऑडिट नहीं चलेगा, संसद को कहा गया है कि यहाँ सवाल नहीं होंगे। यानी हर उस तरीके से जिससे लोकतंत्र में जवाबदेही सुनिश्चित होती है, उसे बंद कर दिया गया है। और ये सब एक ऐसे फंड के लिए किया गया है जो इस देश की जनता के पैसे से बना है, जिसमें कोविड के भयंकर समय में सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह काटी गई थी, जिसमें कॉरपोरेट का पैसा लगा है, जिसमें विदेशी दानदाताओं का पैसा लगा है। और चीनी कंपनियों की बात तो अलग ही मजेदार है। एक तरफ स्वदेशी अपनाओ के नारे, चाइनीज ऐप बैन, चाइनीज प्रोडक्ट बहिष्कार का अभियान, दूसरी तरफ पीएम केयर्स फंड में टिकटॉक ने पैसा दिया, शाओमी ने पैसा दिया, वाओ ने पैसा दिया, वन प्लस ने पैसा दिया, ओप्पो ने पैसा दिया। जो कंपनियां भारत सरकार के निशाने पर हैं, वही कंपनियां पीएम केयर्स फंड को चंदा दे रही है। इसका मतलब क्या निकाला जाए? दोस्तों, अंत में कहूँगा कि पीएम केयर्स फंड का ये पूरा मामला एक बड़े सवाल की तरफ इशारा करता है। जब कोई भी फंड इतनी गोपनीयता से चलेगा, जब उसके ऑडिट में देरी होगी, जब उसके यूडीआईएन नंबर गायब होंगे, जब उसके खर्च में इतनी विसंगतियां होंगी, जब उसके अनार्थ लाभार्थी तक भी वादा किया गया पैसा नहीं पहुंचेगा, तो लोकतंत्र में सबसे बड़ा नुकसान भरोसे का होता है। और जब जनता का भरोसा टूटता है तो उसे वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है।
कई याचिकाएं लंबित हैं। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस तमाम तथ्यों पर ध्यान देगा, इस बात पर ध्यान देगा कि जब सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह से पैसा कटा है, जब सरकारी अधिकारी हस्ताक्षर कर रहे हैं, जब प्रधानमंत्री खुद पदेन अध्यक्ष हैं, तो ये फंड प्राइवेट कैसे हो सकता है? ये पैसा सरकार का है, जनता का है, और इसका हिसाब सीएजी को देखना चाहिए। मेरी अपनी राय तो ये है कि पीएम केयर्स को बंद कर देना चाहिए और सारा पैसा या तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए या फिर एनडीआरएफ में डाल देना चाहिए, जहां हर पैसा का हिसाब है, जहां हर खर्च की पारदर्शिता है, जहां ज़रूरतमंद राज्यों को उनके हिस्से का पैसा तुरंत मिल सकता है। लेकिन सत्ता में बैठे लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि पारदर्शिता उन्हें रास नहीं आती। तो आप बताइए कमेंट में, आपको क्या लगता है? पीएम केयर्स फंड में 8,500 करोड़ रुपए पड़े होने के बावजूद केवल 88 लाख खर्च होना जायज़ है? क्या 3,383 अनाथ बच्चों को उनके वादे के मुताबिक 20,000 रुपये सालाना मिलने चाहिए? क्या ये फंड सचमुच प्राइवेट है या इस पर सरकार का ही मालिकाना हक है? और सबसे बड़ी बात, क्या इस फंड का सीएजी ऑडिट होना चाहिए? आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हर बड़ी खबर, हर सच्ची खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं जल्दी ही एक और खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।